हेलो एवरीवन। मैं कुणाल शुक्ला आपका मेरी चैनल कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे आप मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2011 के जो छूटे हुए प्रश्न थे बाल विकास के। किसके? बाल विकास यानी कि चाइल्ड पेडागोजी के मैं यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच करिए ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे चैनल कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में बिल्कुल भी बकवास नहीं होती। सीधे जो इम्पोर्टेंट पेपर हैं प्रीवियस ईयर पुराने पेपर है वो मैं हल करवा चुका हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सीटेट के, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे अगर आप सीटेट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं हमारे पेपर में? प्रश्न है। क्योंकि अगर प्रश्न हम कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें हम लोग सफलता ना पा सकें। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम अ फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हो ये तड़कता भड़कता क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे नहीं तो हम उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि सीटेट एक ऐसा पेपर है। यहाँ पे सीटेट लोग कहते हैं बहुत हलवा चीज़ है, हलवा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो हलवा समझ रहे हैं इसको हलवा समझ रहे हैं इस पेपर को, तो भैया वो ज़िंदगी में ये पेपर नहीं निकाल सकते। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो हैं बहुत ही घुमाने वाले आते हैं। सारे प्रश्न से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कोर्स से रिलेटेड बनते हैं और इसको हमें बहुत ही अच्छे से समझना होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है? हाँ तो क्वेश्चन 21 फ्रेंड्स कह रहा है एक बच्चा है, कोई भी बच्चा है, आपके घर में बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं। एक बच्चा है, अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। अब भैया इतना भारी भरकम कथन है, इसको अगर नहीं समझे तो आप गए काम से। लग रहा है हल्का, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। तो एक बच्चा कोई है, अतीत की समान परिस्थिति में की गई, मतलब कुछ जो घटना उसके साथ अगर घट चुकी है, ठीक है, एक बच्चा है उसके साथ कोई घटना घट चुकी है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ जो प्रेजेंट टाइम में भी ऐसी कोई घटना घटती है तो उसके हिसाब से जो पुराना उसने उस पर काम किया था, उसके साथ जब पहली घटना घटी थी तो वही काम वो नई घटना के साथ भी करता है। समझ रहे हैं क्वेश्चन आप लोग? तो ये चीज़ है इस क्वेश्चन कही गई है, जो बच्चा है अपनी पुराना जो अनुभव है उस हिसाब से वही अनुभव का इस्तेमाल करते हुए नई समस्या को निपटाने का प्रयास करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया यहाँ से। तो भैया चार ऑप्शन बड़े भारी भरकम वाले दिए हुए हैं। 2011 में प्रश्न आ चुका है फ्रेंड्स, मैं बता दे रहा हूँ आपको, 10 बार मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम हल्के में ना लो, क्योंकि ये चीज़ें आ चुकी हैं सीटेट पेपर में। और कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में आपको सिर्फ यही चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ पेपर में पूछी जा चुकी है। कोई भी फालतू का यहाँ पे सेशन या क्लास नहीं होती, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। पूरा 100% करेक्ट हम लोग सारी चीज़ें कराते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सीखने का प्रभाव नियम, क्या इसकी वजह से? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा सीखने का प्रभाव नियम, या सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, या फिर सीखने का तत्परता नियम, या फिर सीखने का सादृश्यता नियम। अब भैया इसका जो राइट आंसर होगा, मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ही अनमोल है और मेरा भी टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ टाइम पर ही बेस होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीखने का सादृश्यता नियम। और ये सादृश्यता नियम से आप लोग ये याद रखिए, कोई भी घटना बच्चे के अतीत में अगर घटी होती है तो वैसी ही घटना, समान घटना अगर उसके भविष्य में आती है तो बच्चा जो काम पहले कर चुका है उसी काम को अंजाम देते हुए नई घटना का निवारण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नई घटना क्या करता है? निवारण करता है, उस समस्या को हल करने की कोशिश करता है अपने पुराने अनुभवों से। यही कहता है सीखने का सादृश्यता नियम। तो भैया बहुत ही आसान चीज़ है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जिनको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। तो हम फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सारे क्वेश्चन कवर करवाने हैं यहाँ पे मुझे आप लोगों को।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई भी बच्चा इसका आंसर, हम तो कह रहे हैं कि जो 5वीं क्लास का बच्चा होगा वो भी इस प्रश्न का आंसर दे देगा। 5th क्लास का बच्चा, इतना आसान क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कोई भी ऐसा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, मतलब यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, उसकी हमें पूर्ति करनी है। तो ये खाली स्थान जो है उसमें लिखा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अब भैया ऑप्शन से ही तो हमें भरना पड़ेगा सारी चीज़ें, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है यहाँ पे। बहुत ही बेकार से ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या है, दूसरों के साथ झगड़ना। अब भैया हमें पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, क्यों? क्योंकि दूसरों के साथ झगड़ना किसी भी प्रतिभाशाली बालक की छवि नहीं हो सकती। उसके अगर वो झगड़ता है तो वो प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, और ना ही उसके होने का किसी तरह का संकेत मिलता है। तो फ्रेंड्स बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया। तो ऐसे ही आपको सीटी का पेपर सॉल्व करना है। अगर आप करेक्ट आंसर आप पूरे 100% श्योर हो कि भैया ये सही है, तो भैया सही है। बाकी ऑप्शन में पढ़ के टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि ऑप्शन लंबे होते हैं, टाइम कम होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो आपको तुरंत काम करना है, यहाँ पे टाइम सेव करना है, जितना ज़्यादा आप टाइम सेव कर पाओ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, और आप इसका एकदम सही आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को भी पेपर देना है। तो इसको समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सही बात है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से यहाँ बच्चों तात्पर्य है जो बच्चे किसी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं या शारीरिक रोग से ग्रस्त होते हैं, जैसे किसी का पैर टूटा है या कोई किसी को आंखों से कम दिखता है, तो वो सब बच्चे जो बालक होते हैं हमारे, वो किस में आते हैं, वो आते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में, उनकी गिनती होती है। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्यों, कैसे? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, मतलब अलग अलग विद्यालयों में जो अलग विशेष बच्चों के लिए अलग से चीज़ें की गई है, उसके साथ हमें उनकी शिक्षा लेनी चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो नहीं भैया, अगर ऐसा करोगे तो उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी कि हमारे लिए ऐसा किया जा रहा है, दूसरे बच्चे हमसे अलग पढ़ रहे हैं, तो भैया ऐसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए किसी भी बालक को। विशेष विद्यालयों में नहीं भैया, इतना संसाधन सरकार के पास भी नहीं है कि हर बच्चे के लिए अलग से विद्यालय खोलने की वो क्षमता रखे। तो विशेष विद्यालयों का तो ऑप्शन ही नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा। हाँ, तो सी कह रहा है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा। अब भैया विशेष विद्यालय का तो मैंने पहले ही बताया ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो गया, यहाँ से ख़त्म। ठीक है, फालतू आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली क्लियर होंगी। और ऑप्शन नंबर डी क्या करें, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% करेक्ट। अब कैसे करेक्ट है समझ लेते हैं। अन्य सामान्य बच्चों के साथ, यानी कि अगर जो कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हमें मिल भी गया, तो उसको क्या होगा, उसको हम लोग सामान्य बच्चों के साथ बैठाएंगे, उसको जैसे सामान्य बच्चों का व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार उसके साथ भी करते हैं, तो उसके अंदर हीन भावना नहीं आएगी, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेगा, और वो सामान्य बच्चों की तरह वो पढ़ने की कोशिश करेगा और वो अच्छा करेगा अपनी फील्ड में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स ये चीज़ें आई कहाँ से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005। अब भैया जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, और हिंदी में से क्या होता है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह संगठन है जो गाइडलाइन जारी करता है कि किस हिसाब से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार कहा गया था कि विशेष अगर क्या कहा गया था, चलिए देख लेते हैं यहीं से। जो समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक स्थान पर शिक्षा दी जाती है, चाहे वो विशेष प्रकार का बच्चा हो, चाहे वो कितना भी विशेष प्रकार का बच्चा हो, उसको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। फ्रेंड्स इतना काफ़ी है आपके लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन 24 फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर आप ज़रा सा चूके तो आप समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन का कहना क्या चाह रहा है, और उसी में आप डूब जाओगे। सही बात है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है हमें। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ठीक है, आकलन क्या है? किसी भी व्यक्ति का आकलन से मतलब क्या होता है? आकलन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में जो हम डेटा उसका एनालिसिस करते हैं, जो उसके बारे में डेटा जानते हैं, डेटा उससे लेते हैं कि बच्चे की, मान लिया यहाँ पे कोई बच्चा हुआ तो उसके हम लोग डेटा किस हिसाब से लेंगे, वो कितना तेज है, कितना पढ़ता है, क्या उसको आता है, क्या नहीं आता, ये सारी चीज़ें उसका आकलन हो जाएगा। तो आकलन का मतलब यहीं तक होता है, बहुत ईजी है चीज़ें। हाँ, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना। इसमें लिखा है किसके प्रति सचेत होना चाहिए, मतलब शिक्षक को जागरूक होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी को उपाधि देना, नहीं भैया, किसी भी विद्यार्थी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत तेज है और वो बहुत कमज़ोर है। तो इसके लिए बिल्कुल सचेत होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या कह रहा है, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। ठीक है, यही सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, अगर हम बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जो अलग अलग तरीके यूज़ करने चाहिए, अलग अलग जो हम शिक्षण विधि या टूल्स अपने यूज़ करेंगे, तो उसके प्रति हम लोगों को सचेत यानी कि होशियार रहना पड़ेगा, ताकि बच्चे के बारे में हमें सटीक जानकारी मिले और उसका हम उपयोग करके बच्चे की शिक्षा में मदद कर सकते। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 100% राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बिना किसी झंझट के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है ये। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये यूपी टेट में भी पूछा गया है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ी चीज़ें कुछ अलग से भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों का एक बेस स्ट्रांग हो जाए और वो आगे भी काम आ सके। यूपी टेट हो गया, दुनिया भर के पेपर होते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं कि सी टेट के लिए पढ़ना है, आगे की चीज़ों के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है बताइए? गणितीय विकास से, गणित के विकास से संबंधित, या पठन विकार से, या फिर व्यवहार संबंधी विकास से, या फिर मानसिक विकास से? तो फ्रेंड्स बिना चीज़ें, यहाँ पे तो सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। तो डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बताता हूँ। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। कहाँ से? पठन के विकार से। मतलब विकार मतलब समस्या, किसमें समस्या? पढ़ने में समस्या, पठन में समस्या। अगर कोई बच्चा है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है और उसको पढ़ नहीं पा रहा, वो अक्षरों को पहचान नहीं पा रहा है, तो उसमें किस प्रकार का रोग हो गया, या किस प्रकार से वो मतलब संक्रमित है, या किस प्रकार की बीमारी उससे दिक्कत आ रही है, तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। जब बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होगी तो क्या हो जाएगा? वो डिसलेक्सिया कहलाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे, आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो फटाक से इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को रिक्त स्थान भरना है, डैश की भूमिका निभा, मतलब माता पिता जो है बच्चों के सीखने में किस प्रकार की भूमिका निभाएं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सटीक बैठता है इस रिक्त स्थान में। ठीक है, तो अग्रोन्मुखी बिल्कुल सही ऑप्शन पहला है। अब ये अग्रोन्मुखी का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ। अग्रोन्मुखी का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, उसका मतलब होता है आगे आगे, आगे बढ़कर। किसी की अगर हम हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो आगे बढ़कर ही तो करते हैं। ये तो नहीं देखते भैया तुम मत जाओगे तब हम तुम्हारी मदद करेंगे, दूसरा जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। तो बच्चों से जो सबसे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, माता पिता जुड़े होते हैं, तो उनको उसके लिए अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए फ्रेंड्स। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं यहाँ से।
क्या क्या खेल है यहाँ पे। सहानुभूतिपूर्ण, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों को पढ़ने में सहानुभूति बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको मोटिवेशन चाहिए। उनको क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए, ताकि बच्चे खुद अपना काम कर सकें। तटस्थ होकर, ये भी नहीं होगा। क्यों? बच्चे अगर माता पिता ज़्यादा तटस्थ हो गए, ज़्यादा कठोर हो गए, तो भैया बच्चा तो भाई पढ़ाई छोड़ के भाग जाएगा वहीं से। अगर माता पिता बच्चे को कूटने लगे कि भैया तुम नहीं पढ़ोगे तुमको कूटेंगे, तो भैया बच्चा तो वहीं से गायब। पढ़ाई तो बात की खेती है यहाँ पे। नकारात्मक, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसी नकारात्मक अगर माता पिता हमेशा बच्चों की कमी निकालेंगे तो बच्चा बेहतर कभी नहीं कर सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। 100% ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को क्या करिए, कुणाल शुक्ला स्टडीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फटाक से सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आपको आगे की वीडियोस इसी तरह मिलती रहें, ताकि आप अपनी तैयारी एकदम 100% करते रहें। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। जितने भी दोस्त हैं सब में शेयर कर दीजिए, हम तो कह रहे हैं। देखते हैं कितना आप शेयर कर पाते हो 1 घंटे के अंदर अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार इसको मार्क कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। भैया बाल विकास में मैं अभी बता रहा हूँ और 10 बार ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि बाल विकास में जो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। एक कथन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है भैया, डेवलपमेंट किसी भी चीज़ का वो कभी समाप्त थोड़ी होता है। तो यह विचार किससे संबंधित है? ये 4 सिद्धांत आपको फ्रेंड्स दिए हुए हैं बड़े बड़े। देखते हैं क्या है। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब क्या है? अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, निरंतर। कोई व्यक्ति अगर लगातार दौड़ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? निरंतर दौड़ रहा है भैया, ये रुक ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है? तो ये वही बात हो गई, विकास भी कभी नहीं रुकता, और जो निरंतरता का सिद्धांत है उसका आशय यही है कि निरंतरता का सिद्धांत का मतलब है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमें सटीक आंसर मिल चुका है यहाँ से। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स इसका जल्दी से राइट आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% ये आपके एग्जाम में देखना कहीं ना कहीं फंसेगा। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? पावलोव ने दिया है या जीन पियाजे ने दिया है? पहले तो समझते हैं अंतःदृष्टि का मतलब क्या होता है। अब यही नहीं पता होगा तो कहाँ से आंसर दोगे। अंतःदृष्टि का मतलब होता है करके सीखना। जो बच्चा कोई भी कार्य करके सीखता है, ठीक है, खुद से करके सीख रहा है, तो उसे ही कहते हैं अंतर्दृष्टि। और अंतर्दृष्टि को गेस्टाल्ट भी कहते हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है अंतर्दृष्टि, इंग्लिश में ये गेस्टाल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट दे दिया कि ऑप्शन नंबर डी से ये जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? भैया अंतर्दृष्टि किससे जुड़ा हुआ है? गेस्टाल्ट से जुड़ा हुआ है। तो भैया गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी कुछ शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने क्या किया था? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 100% राइट हो जाएगा। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा जा चुका है, छोड़ नहीं सकते हम लोग, हमें करना ही है ये क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं ना, इतना टाइम है अपने पास अभी। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? भैया किस अवस्था में कह रहा है कि बच्चे जो हैं समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? भैया ये वयस्क जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है? वयस्क शब्द आप किसको बोलते हो? ये वयस्क आदमी मतलब ये मैच्योर है। और मैच्योरिटी की जो धारणा बनी हुई है, जो कहा जाता है बच्चा जो मैच्योर होता है वो 18, 19, 20, 18 के बाद जितनी भी एज आती है उसमें वो मैच्योर हो जाता है। और 18 की एज किससे जुड़ी हुई है? वो किशोरावस्था से जुड़ी हुई है, सभी को पता है। 18 साल का बच्चा किशोर कहलाता है, बालक नहीं कहलाता। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशोरावस्था। क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो समवयस्क समूह का एक सक्रिय सदस्य हो जाता है। कोई भी अपना ग्रुप बनाता है, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में वो क्या करता है, वो बहुत ही लीडर बनने की कोशिश करता है, बहुत सक्रिय सदस्य हो जाता है कि भैया मैं करूँगा। ठीक है, ये भावना उसके अंदर आती है, आप लोगों के अंदर भी आती होगी, मैं समझ रहा हूँ। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ गया फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, हल्के में नहीं ले सकते। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों का जो बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है वो किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? एरिक्सन द्वारा, ये सब शिक्षा शास्त्री हैं। स्किनर द्वारा, आपने नाम सुना होगा पहले, मैं जानता हूँ। पियाजे द्वारा या कोहल वर्ग द्वारा? कौन है ये जिसने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है? तो भैया 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान सिर्फ एक ही बंदे ने की है, वो है पियाजे। कौन? प्याज नहीं, बहुत लोग प्याज समझ लेते खाने वाला, तो उन महान आत्माओं का तो कुछ हो नहीं सकता जो प्याज समझ के काम कर रहे हैं। तो 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन सी होंगी भैया? पियाजे, जिन पियाजे इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं। ये देखिए, ये 4 अवस्थाएं हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं करा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग थक गए होंगे, नींद आ रही होगी, चाय पीने का मन कर रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हल्का सा। नहीं, क्या कह रहा है? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। ठीक है, कौन कौन से? पहले क्या है? संवेदीगामक काल, ये 0 से 2 वर्ष का माना जाता है। ठीक है, 2 वर्ष का बच्चा कौन से काल में होता है? संवेदीगामक काल में होता है। ठीक है, उस संवेदना से चीज़ें अपनी व्यक्त करता है, जैसे रोने लगा, हंसने लगा। अब 2 वर्ष का बालक क्या करेगा? डांस थोड़ी करेगा उठ के, रोएगा, हंसेगा, ये काम करेगा, फालतू चीज़ें। पूर्व संक्रिय काल 2 से 7 वर्ष का काल होता है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष का काल कौन सा होता है? पूर्व संक्रियात्मक काल होता है। ये भैया मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एज है बहुत इंपॉर्टेंट है। औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18 वर्ष, अलग से पूछ सकता है आपसे। मूर्त संक्रियात्मक काल 7 से 12 वर्ष, ये भी अलग से पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा जानकारी मैं अभी अगले वीडियो में दूंगा, तो आप लोग मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा और उस चैनल को क्या करिए, कुणाल शुक्ला स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और मज़ा आता है और मज़े मज़े में आप सारी चीज़ें सीखते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो इस वीडियो को, बाकी लोगों तक चीज़ें पहुँच नहीं पा रही हैं। लगता है आपके दोस्त कम है या मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग, लेकिन इसको शेयर करिए और पढ़ते रहिए।